वही दूसरी तरफ अगर जितने भी रिसोर्स अवेलेबल है इकोनॉमी के अंदर और सारे रिसोर्स यूज़ किए जाए प्रोडक्शन के लिए, बटर के प्रोडक्शन के लिए, तो इकोनॉमी सबसे मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएगी बटर का 5 यूनिट्स। तो ये आपके दो एक्सट्रीम केसेस हो गए। पहला केस ये है कि सारे रिसोर्सेज आपके गन्स के प्रोडक्शन में लगे हुए हैं, तब आप इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 15 यूनिट्स गन के। वही दूसरी तरफ अगर सारे रिसोर्सेज आपको लगे हुए हैं बटर के प्रोडक्शन में, तो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 5 यूनिट्स ऑफ बटर। ये आपके दो एक्सट्रीम केसेस हो गए। रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर सकती है इकोनॉमी दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज डिवाइड करके प्रोडक्शन कर सकती है। उस केस में आपको रिसोर्स कॉम्बिनेशन मिलेंगे दोनों गुड्स के, गन्स और बटर के, आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड, कि रिसोर्सेज कैसे बांटा गया है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, उसके बेसिस पर आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे दोनों गुड्स के। जस्ट टेबल पर ध्यान दीजिएगा। पॉसिबिलिटी ए वो शो कर रहा है कि सारे जो रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर वो हमने लगा दिए हैं गन्स के प्रोडक्शन में। तो इकोनॉमी कितना प्रोड्यूस कर रही है गन्स का? 15 यूनिट, तो मैक्सिमम प्रोड्यूस कर सकती है इकोनॉमी अपने रिसोर्स का यूज करके। वही उसी केस में आपका बटर का प्रोडक्शन आपको 0 देखने को मिल रहा है। ये दूसरा एक पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी एफ जो है उसमें दे सकते हैं कि सारा प्रोडक्शन सारे रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर वो लगा दिए रहे हैं बटर के प्रोडक्शन में, तो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है अपना मैक्सिमम 5 यूनिट्स बटर और साथ ही साथ 0 गन्स का प्रोडक्शन इकोनॉमी कर रही है। और बाकी जो आपके कॉम्बिनेशन है जो बी सी डी ई, ये वो सारे कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर रिसोर्सेज को बांटा गया है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। कॉम्बिनेशन बी जो है वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी 14 यूनिट गन प्रोड्यूस कर रही है और 1 यूनिट आपका बटर प्रोड्यूस कर रही है। उसी प्रकार कॉम्बिनेशन सी आपका इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी 12 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है गन्स का और 2 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है आपका बटर का। कॉम्बिनेशन डी इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी आपका 9 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है गन्स का, 3 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है बटर का। इसी तरह कॉम्बिनेशन ई इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रही है गन्स का एंड 4 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही है बटर का। तो ये आपके हो गए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दो गुड्स के, गन्स और बटर, इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। जब आप इन कॉम्बिनेशन को ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे तब आपको मिलेगा पीपीसी ग्राफ, पीपीसी कर्व मिलेगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मिलेगा। आप देख सकते हैं हमने एक्स एक्सिस हमने लिया है बटर और वाई एक्सिस हमने लिया है गन्स। हमने सारे पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट कर दिए हैं, ये सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो आपको पीपीसी कर्व आपको मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका मतलब क्या होता है? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पॉइंट्स पीपीसी रिलेटेड, तो उस पर ज़्यादा ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। पहले समझते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इन मेकिंग चॉइसेस। इस बात लाइन को समझने की कोशिश कीजिए, ये लाइन कहती क्या है। जैसा हमने अपनी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर होते हैं, उसको हम अल्टरनेटिव पर्पस का यूज़ कर सकते हैं। इट मीन्स कि कोई एक रिसोर्स है, रिसोर्स लैंड से लेट्स से लैंड, कोई ज़मीन है, आज ज़मीन को आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, आप उस ज़मीन पर फैक्ट्री भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, स्कूल भी बना सकते हैं, तो वो ज़मीन का आप अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार उस ज़मीन को यूज़ कर लेंगे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तो आप उसी सेम टाइम पे उस ज़मीन को स्कूल बनाने के लिए या फैक्ट्री सेटअप करने के लिए यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, आपने इस लैंड को यूज़ किया एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, तब आपने चॉइस मेकिंग की कि हाँ मैं इस लैंड पे यूज़ करूँगा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, और बाकी आपने स्कूल बनाना जो बन सकता है उस लैंड पे आपने उसको फॉरवर्ड किया। तो उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो आपने लैंड यूज़ किया वो हुई आपकी वैल्यू जो आपको स्कूल बनाने से मिल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल आप लैंड का यूज़ कर सकते थे एग्रीकल्चर पर्पस के लिए और स्कूल बनाने के लिए। आपने डिसाइड किया कि हाँ मैं इस पर एग्रीकल्चर करूँगा। एग्रीकल्चर करने के बाद आपने चॉइस कर ली, आपने चॉइस मेकिंग की यहाँ पे की कि मैं यहाँ पे एग्रीकल्चर करूँगा। उसकी वजह से आपने किस चीज़ का सेक्रीफाइस किया? स्कूल का। तो यहाँ पे जो आपने सेक्रीफाइस किया स्कूल का, उसकी जो वैल्यू एसोसिएटेड है स्कूल मेकिंग से, और आपने उसको सेक्रीफाइस किया, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एग्रीकल्चर की द वैल्यू एसोसिएटेड विद स्कूल मेकिंग, जो आपका स्कूल के थ्रू जो वैल्यू एसोसिएट होती है आपने उसको सेक्रीफाइस करे तो वो आपकी होगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिकली क्या होगा? वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगॉन इन द मेकिंग चॉइसेस। उसी के संदर्भ में एक टर्म आपका है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये शो करता है कि एक गुड का प्रोडक्शन कितना कम किया जाए ताकि हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके एक यूनिट से। एक गुड का प्रोडक्शन कितना कम किया जाए ताकि हम दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके एक यूनिट से। तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका फॉर्मूला यहाँ पर दे सकते हैं, सैक्रिफाइस प्रोडक्शन ऑफ वन गुड डिवाइड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड्स। इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्म में हुआ, सैक्रिफाइस कितना किया आपने एक गुड का डिवाइड बाय आपने इंग्रेन कितना किया दूसरे गुड का। इसको हम बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है वो स्लो पीपीसी कर्व का स्लोप भी होता है। इसको थोड़ा हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि इस टेबल के माध्यम से कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालते कैसे। पॉइंट ए जो है वहां पे इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 15 यूनिट्स ऑफ गन, 0 यूनिट्स ऑफ बटर।
तब इकोनॉमी पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाती है। इकोनॉमी ने क्या किया, अगर बटर का प्रोडक्शन बढ़ाया 1 यूनिट से, 0 से 1 पे आ गया, और उसका गन का प्रोडक्शन उसको कम करना पड़ा कितने यूनिट से, 1 यूनिट से, वो 15 से 14 पे आ गया। तो पॉइंट बी पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी बटर प्रोडक्शन की, वो होगी सेक्रीफाइस डिवाइड बाय गेन। सेक्रीफाइस कितना किया आपने बटर गन का 1, गेन कितना किया आपने बटर का 1, तो यहाँ पे 1 हो गया इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट पॉइंट बी। उसी प्रकार अगर पॉइंट इकोनॉमी पॉइंट बी से पॉइंट सी पे जाती है, तो बटर प्रोड्यूस हो रहा है 2 यूनिट, बटर का प्रोडक्शन बढ़ गया 1 यूनिट से, गन का प्रोडक्शन घट गया 2 यूनिट से, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एट पॉइंट बी क्या हुआ, 2 डिवाइड बाय 1, दैट इज सैक्रिफाइस डिवाइड बाय गेन 2 यूनिट्स। तो पॉइंट सी पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बटर का प्रोडक्शन का 2 यूनिट। उसी प्रकार पॉइंट डी पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बटर का 3 डिवाइड बाय 1, दैट इज 3 यूनिट्स। पॉइंट ई पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बटर का 4 डिवाइड बाय 1, दैट इज 4 यूनिट्स। अब पॉइंट एफ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बटर का 5 डिवाइड बाय 1, दैट इज 5 यूनिट्स। तो हमने हर एक पॉइंट पर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकाला, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है बटर का प्रोडक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी बढ़ रहा है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोचिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके दिमाग लगाइए कि यहाँ पे ऐसा ये क्यों हो रहा है। नहीं तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ आपको बताने के लिए, लेकिन फिर आपका दिमाग आगे देखिए कि यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ। मैं आपको थोड़ा टाइम देता हूँ, सोचिए, देखिए, चलिए देखते हैं यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने से आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बटर का वो बढ़ रहा है। यहाँ पे इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जो रिसोर्स अवेलेबल इकोनॉमी के अंदर वो एफिशिएंट है गन्स के प्रोडक्शन में, वो एफिशिएंट है। अब ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि वो इकोनॉमी जो रिसोर्स है वो गन्स के प्रोडक्शन में एफिशिएंट है ज़्यादा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इकोनॉमी ने सारे रिसोर्स अपने यूज़ कर लिए गन्स के प्रोडक्शन में, इकोनॉमी कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाए थे गन्स का, 15 यूनिट्स का पॉइंट ए पर। वही दूसरी तरफ अगर इकोनॉमी अपने सारे रिसोर्स यूज़ करती है बटर प्रोडक्शन के लिए पॉइंट एफ पर, तो इकोनॉमी कितना मैक्सिमम प्रोड्यूस कर पाएगी बटर का, 5 यूनिट्स का। तो ये इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर है वो एफिशिएंट है गन्स के प्रोडक्शन में। तो जैसे मैंने अपनी फर्स्ट लाइन बताया था कि रिसोर्सेज जो होते हैं, जो ऑब्जर्वेशन थी हमारी इसका पीपीसी की, कि रिसोर्सेज जो होते हैं इकोनॉमी के अंदर वो इक्वली एफिशिएंट होते हैं दोनों गुड्स का प्रोडक्शन के अंदर। जो इस केस में आप देख सकते हैं, इस केस में आपका जो रिसोर्सेज है वो गन्स के प्रोडक्शन में ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू बटर। तो जब भी आप एफिशिएंट गुड्स के प्रोडक्ट से रिसोर्सेज निकाल के लेस एफिशिएंट या इनएफिशिएंट गुड्स के प्रोडक्शन में लगाएंगे, तो आपको यहाँ पे एमओसी आपको इंक्रीजिंग देखने को मिलेगा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं बटर का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमको गन्स के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा। इट मीन्स हमको वहाँ से रिसोर्सेज निकाल के बटर का प्रोडक्शन में लगाना पड़ेगा। सेज बटर जो है आपका इनएफिशिएंट है रिसोर्सेज के लिए, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा से रिसोर्सेज निकालने पड़ेंगे गन्स के प्रोडक्शन से, ताकि हम बटर का प्रोडक्शन बढ़ा सके। इस वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल के आएगी बटर की, वो हर एक यूनिट के साथ ज़्यादा निकल के आएगी। तो यहाँ पे इसी वजह से जैसे बटर का प्रोडक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बटर का वो भी इंक्रीज होता जा रहा है। इसी वजह से जो पीपीसी का जो कर्व होता है वो आपका कनकेव शेप होता है, मतलब ऐसा होता है बटर और गन। तो यहाँ पे पीपीसी का शेप है कनकेव है, ये इंडिकेट करता है कि इसका स्लोप जो है वो इंक्रीजिंग है, ये इंडिकेट करता है। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, कनकेव शेप है पीपीसी, बटर यहाँ पे गन है, ये इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग स्लोप। स्लोप आपका होता है एमओसी, तो यहाँ पे हो गया एमओसी आपका इंक्रीजिंग होता है। एमओसी इंक्रीजिंग मतलब जैसे जैसे आप बटर का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो एमओसी है बटर का, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है बटर का, वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज जो है दोनों गुड्स में प्रोडक्शन में इक्वली एफिशिएंट नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इस पूरे कॉन्सेप्ट स्लाइड का कंक्लूजन ये है कि पीपीसी आपका कनकेव होगा जब आपके रिसोर्सेज आप इक्वली एफिशिएंट नहीं होंगे, और कनकेव शेप पीपीसी का मतलब है आपका जो स्लोप है पीपीसी का वो इंक्रीजिंग स्लोप है। स्लोप आपका पीपीसी का होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट मींस आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका यहाँ पे इंक्रीजिंग नेचर का है। तो ये पूरे स्लाइड का कंक्लूजन निकल के ये आया। अब हम देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का आपके फीचर्स क्या होते हैं। बेसिकली इसके 2 फीचर्स होते हैं। पहला ये कि पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं पीपीसी आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आपका गन है, यहाँ पे आपका बटर है। ये इंडिकेट करता है कि जब भी आपको एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा उसके लिए आपको दूसरे गुड का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। लेट्स से कि ये पॉइंट ई और एफ की बात करते हैं। पॉइंट ई पे इकोनॉमी है, वहाँ पे वो 6 उसको 4 ले लेते हैं,
इसको 4, इसको 8 कर लेते, इसको 5 कर लेते हैं। तो जब इकोनॉमी पॉइंट ई पे है तो वो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रही है 6 यूनिट्स आपके गन का, 4 यूनिट्स आपके बटर का। अब इकोनॉमी अगर एफ पॉइंट पे जाएगी तो उसको प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा आपका गन का, ताकि वो अपने बटर का प्रोडक्शन बढ़ा सके। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका जो पीपीसी का होता है डाउन स्लोपिंग नेचर का होता है, जो इंडिकेट करता है कि आपको एक गुट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आपको दूसरे गुट का प्रोडक्शन आपको कम करना पड़ेगा। और दूसरा इसका फीचर है पीपीसी आपका कनकेव शेप होता है। कनकेव मतलब आपका इस शेप हम कनकेव बोलते हैं। इसका मतलब स्लोप आपका इंक्रीजिंग है। कनकेव शेप आपका पीपीसी है तो स्लोप आपका इंक्रीजिंग है। और स्लोप आपका एमओसी होता है तो उसका मतलब एमओसी आपका इंक्रीजिंग है। तो पीपीसी का आपका कनकेव शेप होता है, इट मींस आपका स्लोप इंक्रीजिंग है, दैट मींस कि आपका एमओसी जो है वो भी इंक्रीजिंग नेचर का है। ये ऐसा क्यों होता है? इसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज होता है आप इक्वली एफिशिएंट यहाँ पे नहीं होते। हमारे केस में इस एग्जांपल के अंदर आपके रिसोर्सेज जो है गन के प्रोडक्शन में वो एफिशिएंट है ज़्यादा, और बटर के प्रोडक्शन में वो लेस एफिशिएंट है हमारे इस एग्जाम्पल के अंदर। तो जब भी आप गन से अपने रिसोर्सेज निकाल के बटर में लगाएंगे, आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो बटर का प्रोडक्शन का वो बढ़ता रहेगा हर एक एडिशनल यूनिट्स के साथ। इसी वजह से आपका जो पीपीसी का है वो आपका कनकेव शेप का है, दैट इज इसका स्लोप आपका इंक्रीजिंग है, दैट इज एमओसी इसका इंक्रीजिंग है। तो आपके दो फीचर्स है पीपीसी का आपका डाउन स्लोपिंग नेचर का फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इट मींस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनदर गुड। ये पीपीसी आपका डाउन स्लोपिंग होता है, ये इंडिकेट करता है। पीपीसी का आपका कनकेव शेप होता है, ये इंडिकेट करता है कि आपका पीपीसी का जो स्लोप है वो इंक्रीजिंग नेचर का है। इट मींस आपका एमओसी जो है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो भी इंक्रीजिंग नेचर का है। इसका रीजन ये है क्योंकि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में। ये आपका रीजन है इसका। नेक्स्ट वी हैव अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट ऑन पीपीसी। जैसे कि मैंने बताया था आपके फर्स्ट स्लाइड में कि पीपीसी कब इंडिकेट करता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग ऑल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। पीपीसी कब शो करता है वो सारे कॉम्बिनेशन दो गुड्स के जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो अगर जो भी पॉइंट्स पीपीसी कर्व के ऊपर लाई करेंगे या अंदर लाई करेंगे, जैसे ए बी सी डी ई, ये सारे पॉइंट्स जो है वो इकोनॉमी अटेन कर सकती है। मतलब इन पॉइंट्स को जो आउटपुट शो कर रहा है वो इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये आपके अटेनेबल पॉइंट्स हो गया, और ये पॉइंट्स हो गए जो इकोनॉमी अपने अचीव कर सकती है बाय यूजिंग ऑन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। इसके अंदर भी एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो पॉइंट्स आपके पीपीसी के ऊपर है, पीपीसी का अंदर है, दो पॉइंट आपके पीपीसी के अंदर है वो अटेनेबल है, जैसे पॉइंट डी और ई। लेकिन ये इंडिकेट करता है कि आपने अपने रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइज नहीं किया, आपने अपने रिसोर्सेज इनएफिशिएंट और अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तब वजह से आप इकोनॉमी जो है वो पीपीसी के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। और जो भी पॉइंट्स आपके पीपीसी के ऊपर है और पीपीसी पे लाइक करते हैं वो भी अटेनेबल है, वो भी इकोनॉमी अचीव कर सकती है, और वो इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी अपने रिसोर्सेज का एफिशिएंट और फुल यूटिलाइजेशन कर रही है। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट ए बी सी, जो पॉइंट ए बी सी है वो पीपीसी पे लाइक कर रहे हैं पॉइंट, और पीपीसी कर्व के ऊपर ये इंडिकेट करता है कि ये सारे पॉइंट अटेनेबल है, और ये सारे पॉइंट अटेनेबल हैं और एफिशिएंट यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। वही पॉइंट डी और ई जो है ये पॉइंट अटेनेबल है, ये पॉइंट्स आपके पीपीसी के अंदर लाई कर रहे हैं, बट ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका रिसोर्सेज का इनएफिशिएंट यूज हो रहा है। यहाँ पर गलती स्लाइड में ये मैं ठीक कर दी है। जो पॉइंट्स आपके पीपीसी के ऊपर लाई करते हैं वो अटेनेबल है, वो एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज इंडिकेट करते हैं। वही दूसरे जो पॉइंट्स आपके पीपीसी के अंदर लाई करते हैं वो पॉइंट्स आपके अटेनेबल होते हैं, वो इंडिकेट करते हैं आपके रिसोर्सेज इनएफिशिएंट वे में यूज हो रहा है। और जो पॉइंट्स आपके पीपीसी के बाहर लाई करते हैं, जैसे पॉइंट एफ और जी, ये वो पॉइंट्स है जो इकोनॉमी अटेन नहीं कर सकती है अपने गिवन रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी का यूज करके। तो दो पॉइंट पीपीसी कर्व के बाहर होते हैं वो इकोनॉमी अटेन नहीं कर पाते, वो अनअटेनेबल होते हैं बाय यूजिंग गिवन रिसोर्सेज एंड अवेलेबल टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जांपल पॉइंट्स एफ एंड जी। तो इन शॉर्ट जो पॉइंट्स पीपीसी को ऊपर लाई कर रहे हैं दैट पॉइंट्स आर अटेनेबल एंड इंडिकेट्स एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। जो पॉइंट्स पीपीसी कर्व के अंदर लाई करते हैं वो पॉइंट्स होते हैं अटेनेबल, बट वो पॉइंट्स इंडिकेट करते हैं इनएफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। और जो पॉइंट्स आपके पीपीसी कर्व के बाहर लाई करते हैं, लेट्स से पॉइंट एफ एंड जी, वो इंडिकेट करते हैं कि ये पॉइंट्स आपके इकोनॉमी के ये पॉइंट्स आपकी इकोनॉमी अचीव नहीं सकती बाय यूजिंग ओन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। अगला हमारा सवाल है क्या पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन हो सकता है? अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि पीपीसी कर्व जो होता है वो आपका कनकेव शेप होता है। ये ऐसा क्यों होता है? कनकेव शेप का मतलब होगा इंक्रीजिंग स्लोप। इंक्रीजिंग स्लोप मतलब आपका हो गया एमओसी आपका इंक्रीजिंग नेचर का होता है। ये ऐसा क्यों होता है? सर रीजन होता है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, तब आपका जो स्लोप होता है इंक्रीजिंग नेचर का होता है और पीपीसी का आपका कनकेव होता है। अब मेरा सवाल ये है कि क्या पीपीसी का आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है? या हाँ
पीपीसी कर्व आपका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा। स्ट्रेट लाइन का मतलब है आपका स्लोप जो है कांस्टेंट है, स्लोप आपका कांस्टेंट है, इट मीन्स आपका एमओसी आपका कांस्टेंट है। अब एमओसी आपका कांस्टेंट कब होगा, ये कब पॉसिबल है? ये पॉसिबल तब है जब आप एज्यूम करेंगे कि आपके रिसोर्सेज और इकोनॉमी के अंदर वो इक्वली एफिशिएंट है। जब इकोनॉमी में आपके रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट होंगे दोनों को प्रोडक्शन में, उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। इट मीन्स उसका स्लोप आपका कांस्टेंट है, दैट मीन्स कि एमओसी जो है वो भी यहाँ पे कांस्टेंट है। वह दूसरी तरफ जब आपका इकोनॉमी में रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों को प्रोडक्शन में, उस केस में आपका पीपीसी होगा आपका कनकेव शेप होगा, दैट इंडिकेट्स की इंक्रीजिंग स्लोप और इंक्रीजिंग एमओसी। सो क्या पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है? हाँ, पीपीसी स्ट्रेट लाइन हो सकता है। ये कब पॉसिबल है? जब आपका मार्जिनल ऑपरेशन कॉस्ट है वो कांस्टेंट होगा। और ये कब पॉसिबल होता है? ये जब आपके रिसोर्सेज तो इक्वली एफिशिएंट होते हैं प्रोडक्शन में, तब आपका पीपीसी कर्व स्ट्रेट लाइन देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सेंटर प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। हमने 3 प्रॉब्लम्स पढ़े थे, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब हम देखते हैं कि पीपीसी के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि पीपीसी कर्व स्कार्सिटी की प्रॉब्लम भी इलस्ट्रेट करता है। स्कार्सिटी मतलब कि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर वो लिमिटेड है और रिसोर्सेज का यूज करते हैं, हमको वांट्स पूरे करने हैं मनुष्यों के, वो हमारे पास अनलिमिटेड है। तो ये सिचुएशन आपको स्कार्सिटी, इस सिचुएशन को स्कार्सिटी बोलते हैं। तो पीपीसी कर्व आपका स्कार्सिटी भी इलस्ट्रेट करता है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जैसा अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि पीपीसी कर्व के बाहर जो पॉइंट्स होते हैं, लेट्स से पॉइंट एफ, वो पॉइंट्स इकोनॉमी अचीव नहीं कर पाती अपने रिसोर्सेज का यूज करके। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? स्कार्सिटी। इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और उसके कारण इकोनॉमी जो है पीपीसी कर्व के बाहर पॉइंट्स अचीव नहीं कर पा रही। तो पीपीसी कर्व आपका स्कार्सिटी की प्रॉब्लम भी इलस्ट्रेट करता है। अगला है प्रॉब्लम चॉइस। पीपीसी कर्व चॉइस की प्रॉब्लम को भी इलस्ट्रेट करता है। इसको हम समझते हैं। जैसे एक पीपीसी कर्व है, यहाँ पे आपका गन था, यहाँ पे आपका बटर था, आपके डिफरेंट पॉइंट्स है, लेट्स से पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। अब इकोनॉमी ने चूज किया कि वो पॉइंट ए पे प्रोड्यूस करेगी, इट मीन ज्यादा गन्स प्रोड्यूस करेगी और बटर कम प्रोड्यूस करेगी। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है कि चॉइस मेकिंग यहाँ पे पीपीसी दिखाता है कि यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस ऑन द पीपीसी बट यू चूज वन आउट ऑफ दीज। तो आपने यहाँ पे चॉइस मेकिंग की, तो पीपीसी आपको यहाँ पे चॉइस मेकिंग भी इलस्ट्रेट करता है। देन जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस का, वो इकोनॉमी कैसे इंडिकेट करता है पीपीसी। सेम पीपीसी का भी है। आपका बटर यहाँ पे है एक्स एक्सिस पे, आपका गन वाई एक्सिस पे है। पॉइंट ए और पॉइंट बी हो गया। पॉइंट ए पे ज्यादा गन्स प्रोड्यूस हो रहा है, पॉइंट बी पे कम गन्स प्रोड्यूस हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि पॉइंट ए पे कम बटर प्रोड्यूस हो रहा है, पॉइंट बी पे ज्यादा बटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब हमको क्या गुड्स प्रोड्यूस करने हैं, किस मात्रा में प्रोड्यूस करने हैं। अगर हम पॉइंट ए पे चूज करता है इकोनॉमी, तो इट मीन्स इकोनॉमी ज्यादा गन्स प्रोड्यूस कर रही है और कम बटर प्रोड्यूस कर रही है। वही पॉइंट बी पे प्रोड्यूस करता है इकोनॉमी, इट मीन्स की इकोनॉमी ज्यादा बटर प्रोड्यूस कर रही है और कम गन्स प्रोड्यूस कर रही है। तो पीपीसी यहाँ पे आपको व्हाट टू प्रोड्यूस और इन हाउ मच क्वांटिटी, ये भी आपका इलस्ट्रेट करता है पीपीसी कर्व। द प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम पीपीसी के थ्रू कैसे इलस्ट्रेट होता है, यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ये पीपीसी कर्व है, यहाँ पे आपका बटर है, यहाँ पे आपका गन है। एक पॉइंट मैं ए लेके चलता हूँ, ये रहा। एक पॉइंट में यहाँ पे सी लेके चलता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ पे डी लेके चलता हूँ। अगर इकोनॉमिक पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रही है, ओरिजिन के पास ऑपरेट कर रही है, वो इंडिकेट करता है कि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर है वो फुली यूटिलाइज है, बहुत ही आउटडेटेड तरीके से यूज किया जा रहा है टेक्नोलॉजी का। बेसिकली अगर जितना भी नजदीक होगा प्रोडक्शन ओरिजिन पॉइंट के, वो इंडिकेट करेगा कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर यूज हो रहे हैं वो आउटडेटेड है, और सॉरी जो टेक्नोलॉजी इकोनॉमी के अंदर यूज हो रहे हैं वो आउटडेटेड है। इस वजह से जो रिसोर्सेज का जो इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है उसका यूटिलाइज प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है, ये पॉइंट ए इंडिकेट करेगा। वही अगर इकोनॉमी पॉइंट सी पे ऑपरेट कर रहा है, इट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडरेट लेवल की है, वो रिसोर्सेज का यूज कर पा रही है बेहतर ढंग से एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। वही अगर इकोनॉमी पॉइंट डी पे ऑपरेट करता है, इट मीन्स कि इकोनॉमी अपने बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज कर रही है और वो पीपीसी कर्व के बाउंड्री के अराउंड वो प्रोडक्शन कर रही है। तो इसके जरिए आपको पता चल सकता है कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो कैसे यूज हो रही है। जितना प्रोडक्शन जो पॉइंट होगा वो ओरिजिन के पास होगा, वो उतना अपडेटेड टेक्नोलॉजी इंडिकेट करेगा, और जितना ही पॉइंट प्रोडक्शन पॉइंट आपका पीपीसी कर्व के अराउंड होगा, बाउंड्री के अराउंड होगा, पास होगा, वो इंडिकेट करेगा आपका कि आप बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो पीपीसी का इस जरिए इस तरह से अपना हाउ टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम जो है वो इलस्ट्रेट करता है। देन आपका प्रॉब्लम होता है द प्रॉब्लम ऑफ फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये कैसे इंडिकेट करता है पीपीसी कर्व। फॉर होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम जो है,
वो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ आपका है डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का, कि लोगों के पास इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, ताकि जिससे वो अपने लोग जो है गुड्स सर्विसेज बन रहे हैं उसको वो परचेज कर पा रहे हैं। इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का वो प्रॉब्लम इनडायरेक्टली वो इंडिकेट करता है। लेट्स से कि हमें दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, एक लग्जरी गुड है, एक आपका नेसेसरी गुड है। नेसेसरी गुड आपका वाई एक्स एक्सिस पे है, लग्जरी गुड आपका वाई एक्सिस पे है। अगर इकोनॉमी कहीं यहाँ ऑपरेट कर रही है पॉइंट ए पे, इट मीन्स कि इकोनॉमी लग्जरी गुड्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है एज कम्पेयर टू नेसेसरी गुड्स। वही अगर इकोनॉमी कहीं पॉइंट बी पे ऑपरेट कर रही है यहाँ पे, तो ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी में आपका लग्जरी गुड कम प्रोड्यूस हो रहा है, नेसेसरी गुड्स आपके ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो अगर पॉइंट ए यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का है वो काफ़ी अनइक्वल है, यहाँ पे इनइक्वालिटी इकोनॉमी के अंदर जा रहा है। इट मीन्स कि इकोनॉमी के अंदर जो पैसा है, जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का है डिस्ट्रीब्यूशन का, वो रिच पीपल पास ज़्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू पुअर पीपल। इस वजह से लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वही अगर इकोनॉमी आपका बी पे प्रोड्यूस ऑपरेट कर रही है, इट मीन्स कि यहाँ पे नेसेसरी गुड ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है नेसेसरी गुड का, और आपका लग्जरी गुड्स का प्रोडक्शन यहाँ पे कम देखने को मिल रहा है। इट इंडिकेट्स कि इकोनॉमी के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का वो बेहतर है एज कम्पेयर टू पॉइंट ए। तो बेसिकली इस तरह से इलस्ट्रेट किया जाता है कि किसके लिए गुड्स बनाया जाए इकोनॉमी के अंदर। पीपीसी कब इस तरह से ये चीज़ इलस्ट्रेट करता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, पीपीसी कब इस तरह से ये चीज़ें इंडिकेट करता है। नेक्स्ट वी हैव शिफ्ट इन पीपीसी कर्व। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि पीपीसी कर्व इंडिकेट करता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced by using all the sources and technology. पीपीसी कर्व है, कर्व के अंदर जितने पॉइंट्स है या कर्व के ऊपर जितने पॉइंट्स है, ये वो सारे पॉइंट्स है, कॉम्बिनेशन है दो गुड्स के जो इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकते हैं रिसोर्सेज यूज करके। जब हम पीपीसी कर्व ड्रॉ करते हैं, हम अज्यूम करके चलते हैं कि रिसोर्सेज जो इकोनॉमी के अंदर है और जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही प्रोडक्शन के लिए वो अनचेंज है, उसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा। ये अजम्पशन रखने के बाद हम पीपीसी कर्व ड्रॉ करते हैं। जब हम हम ये अजम्पशन रिलैक्स कर दें, जब हम बोले कि हाँ जो रिसोर्स इकोनॉमी के अंदर है वो भी उसमें भी चेंज आ सकते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी चेंज आ सकते हैं, तब जाकर आपका पीपीसी कर्व आपका शिफ्ट होगा। शिफ्ट का मतलब है कि पीपीसी कर्व दो तरह से शिफ्ट हो सकता है, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जैसे ये पीपीसी कर्व है, यहाँ से ये पीपीसी ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया, बन और बटर और गन। पीपीसी में राइट वर्ड कब शिफ्ट होगा? जब या तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है वो बढ़ जाए या टेक्नोलॉजी जो है इकोनॉमी के अंदर वो इम्प्रूव हो जाए, तो उस केस में आपका पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होगा। और राइट वर्ड शिफ्ट पीपीसी कर्व क्या इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस कर सकती है पहले के मुकाबले। दैट इज इकोनॉमी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है इकोनॉमी के अंदर। जब पीपीसी कर्व राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ये कब पॉसिबल है? जब आपका या तो रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है या आपका टेक्नोलॉजी डिक्रीज हो रहा है। पीपीसी का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि यहाँ से यहाँ आ गया। ये कब पॉसिबल है? जब रिसोर्सेज होगा इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाए या टेक्नोलॉजी है वो डिग्रेड हो जाए या आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो जाए, उस केस में आपका जो पीपीसी कर्व है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। और लेफ्ट वर्ड कर्व शिफ्ट पीपीसी कर्व इंडिकेट करता है कि आप पहले से इकोनॉमी जो है पहले से कम गुड्स प्रोड्यूस करेगी। तो इन शॉर्ट पीपीसी कर्व शिफ्ट होगा कब होगा? जब आप अपनी अजम्पशन है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी अनचेंज है कि उसका अजम्पशन आप रिलैक्स कर देंगे आप, और उस केस में पीपीसी का शिफ्ट होगा। पीपीसी का राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा? जब आपका रिसोर्सेज बढ़ जाए या आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। राइट वर्ड पीपीसी शिफ्ट पीपीसी इंडिकेट करता है इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। वही पीपीसी का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब होगा? ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट तब होगा जब आप रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर वो कम हो जाए या टेक्नोलॉजी आपकी डिग्रेड हो जाए, प्रोडक्शन वाली टेक्नोलॉजी अगर डिग्रेड हो गया तब आपका पीपीसी का लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ये इंडिकेट करता है कि इकोनॉमी पहले से अब कम प्रोड्यूस करता है। तो ये था शिफ्ट इन पीपीसी। तो पीपीसी का जो लेक्चर था ये यहीं पे कंप्लीट होता है। आज हमने देखा कि पीपीसी का मतलब क्या होता है, पीपीसी का अजम्पशंस क्या होती है। देन हमने पढ़ा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट इज स्लोप ऑफ पीपीसी। पीपीसी का आपका कनकेव कब होता है, पीपीसी आपका लीनियर कब होगा, ये हमने पढ़ा। देन हमने देखा कि पीपीसी कर्व के हम फीचर्स देखे। देन हमने देखा कि सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी थी, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसको हम पीपीसी के थ्रू कैसे इलस्ट्रेट कर सकते हैं। देन हमने देखा कि शिफ्ट इन पीपीसी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है। अब राइट वर्ड शिफ्ट पीपीसी क्या इंडिकेट करता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पीपीसी क्या इंडिकेट करता है। तो ये था आज का लेक्चर। यहाँ पीपीसी कर्व का टॉपिक जो कंप्लीट होता है। हम पास से जो क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से आज एक बार हम उसको भी नजर मार लेते हैं।
जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट कितना है और इस टॉपिक से कैसे लेवल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या जो अंदाज हमने पढ़ा वो सफिशिएंट है इन क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए। ज़रा हम उस पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो 2018 मेल एग्जाम में आया था पीजीटी के, वो कहता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फेसिंग इकोनॉमी इज कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आंसर है इसका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है डिफरेंट कॉम्बिनेशन टूल्स दैट इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस बाय यूजिंग इट्स ओन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी एफिशिएंटली। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, जो सेम ईयर आया था, वो है राइट व्हाट मूवमेंट ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम वन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व टू अनदर इंडिकेट्स। ये कह रहा है कि एक पीपीसी कर्व ये है, अब पीपीसी कर्व में आपका राइट वर्ड मूवमेंट हुआ है, इट मीन्स वो पीपीसी यहाँ से यहाँ पहुंच गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। डेट मीन्स कि इकोनॉमी में अब प्रोडक्शन जो है गुड्स एंड सर्विसेज की पहले से ज़्यादा हो सकती है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? आपका इंक्रीजिंग आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वही सेम ईयर आया था। अमाउंट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट कॉमोडिटी फॉरगॉन फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज नॉन एज। जब आप किसी एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड का प्रोडक्शन को कम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेक्स द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो इंक्रीजिंग नेचर की है, वो उस केस में आपका पीपीसी कर्व का स्लोप या पीपीसी कर्व आपका उस केस में कैसा होगा? इस केस में आपका पीपीसी कर्व क्या होता है? कनकेव होता है। जब भी आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका इंक्रीजिंग नेचर का है उस केस में पीपीसी कर्व आपका कनकेव होता है। और ये कब पॉसिबल है? जब आपका इकोनॉमी के अंदर रिसोर्सेज जो है दोनों को उसके प्रोडक्शन में वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है, तब जाके ये सिचुएशन अराइज होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कनकेव टू द ओरिजिन। जब आपका इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उस केस में आपका पीपीसी कर्व आपका कनकेव शेप का होगा। अगला क्वेश्चन है द अजम्पशन बिहाइंड पीपीसी इंक्लूड। यहाँ पे अजम्पशन पूछ रही है पीपीसी की। ये क्वेश्चन 2023 में आया था। पहला ऑप्शन है कि वेरिएबल सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन। ये आपका अजम्पशन नहीं है। हम अज्यूम कर चलते हैं कि जो रिसोर्सेज है या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो आपके कांस्टेंट होते हैं इकोनॉमी के अंदर। ये इसकी अजम्पशन है पीपीसी की। तो पहला ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। दूसरा ऑप्शन है कंटिन्यूअस अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ये भी आपका इनकरेक्ट है। हम अज्यूम कर चलते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है इकोनॉमी के अंदर वो भी आपका कांस्टेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट, वो कहता है एलोकेशन ऑफ फैक्टर इनपुट्स टू सिंगल यूज। ये आपका स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि आपका जो रिसोर्सेज है उसको हम यूज कर रहे हैं सिर्फ एक गुड्स को प्रोडक्शन के लिए। ये ऐसा नहीं है। हम पीपीसी अज्यूम कर सकते हैं इकोनॉमी में 2 गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और रिसोर्सेज जो है इकोनॉमी के अंदर जो अवेलेबल है उसका हम यूज करें दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है। फोर्थ स्टेटमेंट है फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसका आंसर हुआ पॉइंट ऑप्शन डी, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ इकोनॉमी। इट मीन्स हाँ अज्यूम कर चलते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी रिसोर्सेज है अवेलेबल रिसोर्सेज हम उसको फुल यूटिलाइज कर रहे हैं प्रोडक्शन पर्पस के लिए। तो ये आपका अजम्पशन हुआ पीपीसी का, दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहता है कि इकोनॉमी 2 गुड्स प्रोड्यूस कर रही है, गन्स एंड वीट, और इकोनॉमी का जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो कर्व आउटवर्ड है। इट मींस आपका पीपीसी कर्व जो है वो कनकेव शेप्ड है। तो उस केस में पीपीसी आपका कनकेव शेप्ड है। तो ये इसका रीजन क्या है? कनकेव शेप पीपीसी होने का रीजन क्या है? सिंपल रीजन है कि रिसोर्सेज आपके दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, जैसे कि गन्स और वीट के प्रोडक्शन में, इस एग्जाम्पल के अंदर गन्स और वीट के प्रोडक्शन में इकोनॉमी जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है। इस वजह से आपका जो पीपीसी कर्व है वो आउटवर्ड या कनकेव शेप का है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन गलत है। ये कहता है डीआर इकोनॉमिक्स और स्किल प्रोडक्शन बोथ गुड्स। ये ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इंक्रीज रिसोर्सेज एंड इंक्रीज रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गन्स रिक्वायर्स रिडक्शन रिसोर्सेज डिवोटेड टू प्रोडक्शन ऑफ वीट इवन रिसोर्सेज। ऑप्शन बी कह रहा है कि अगर हम किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं उसके लिए हमको दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन को हमको कम करना पड़ेगा ताकि वहां से रिसोर्स ताकि हम ये पहले गुड्स के प्रोडक्शन में लगा पाए। तो ये बेसिकली आपका इंडिकेट करता है कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं। पीपीसी पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट मूव करने के लिए आपको एक गुड्स का प्रोडक्शन कम करना पड़ता है ताकि दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। ये पीपीसी कर्व का स्लोप डिटरमाइन नहीं करता, बस ये सिर्फ पीपीसी कर्व पे मूवमेंट दिखाता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन है द रिसोर्सेज अवेलेबल टू इकोनॉमी नॉट फिक्स्ड इन सप्लाई। ये कह रहा है कि रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल है वो उसका वो कांस्टेंट है। ये आपका स्लोप डिटरमाइन पीपीसी का नहीं करता। ये अजम्पशन है पीपीसी के, ये स्लोप को डिटरमाइन नहीं करता। फोर्थ ऑप्शन है सम रिसोर्सेज आर बेटर सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गन्स एंड अदर्स टू बी वीट एज इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर नॉट कंप्लीटली सूटेड टू अल्टरनेटिव यूजेस। हाँ, ये आपका हुआ करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट नहीं है दोनों गुड्स के प्रोडक्शन के लिए। कुछ रिसोर्सेज आपके
गर्ल्स को प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है, देन कुछ रिसोर्सेज आपके वीट के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा एफिशिएंट है। तो जब रिसोर्सेज आपके लिए एफिशिएंट नहीं होंगे दोनों गुड्स के प्रोडक्शन में, उस केस में आपका जो पीपीसी का वो कनकेव होगा, डेट इज उसका स्लोप आपको इंक्रीजिंग नेचर का होगा। इट मीन्स कि आपका एमओसी जो होगा वो भी इंक्रीजिंग नेचर का होगा। देन इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये 6 क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं पिछले 2-3 साल में पीपीसी के टॉपिक से जो एक एग्जाम में आए थे। ऑन एवरेज दो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इस टॉपिक से। पहला चैप्टर लेक्चर था हमारा सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी, वहाँ पे 14 क्वेश्चन थे पास ईयर में 3 साल में। इस टॉपिक से आपके 6 क्वेश्चन थे, इन टोटल 20 क्वेश्चन आपके इन दोनों लेक्चर से पास में पूछे गए हैं 3 साल के अंदर। 6 या 7 ऑन एवरेज क्वेश्चन हर साल इस टॉपिक से आ रहे हैं, इन दोनों टॉपिक से। तो ये इंडिकेट करता है सिंपली कि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, सिंपल टॉपिक है। जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर इन टॉपिक से वो भी ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल के नहीं है, वो भी आपके मॉडरेट लेवल के हैं। बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर इकोनॉमी के अंदर। उसकी अंडरस्टैंडिंग के बाद आपके लिए सवाल हल करना बिल्कुल ही चुटकी का खेल होगा। तो ये थे 20 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन पहले क्लास में, 6 क्वेश्चन आज क्लास में, 20 क्वेश्चन पहले टॉपिक से। इसके साथ ही आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसका फर्स्ट लेक्चर था सेंटर प्रॉब्लम इकोनॉमी, वो अपलोडेड है। सेकंड लेक्चर था पीपीसी, ये आज हम कंप्लीट कर लिया हमने। इसके साथ आपका पहला टॉप लेक्चर जो है, पहला जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, वो भी कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों चलिए आज का लेक्चर पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी वो होगी कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पे। उसका लेक्चर बहुत ही जल्द अपलोड हो रहेगा ऐप पे। और आपको कोई भी डाउट्स है, आपकी 2 क्लास हो चुकी है, इनमें कोई भी डाउट्स आपको लग रहे हैं तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। ये डाउट क्लास शेड्यूल कर दी जाएगी। और तब तक के लिए आप चीज़ें पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।